क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट के पास चांस होता है कि दे शुड बी रिक्रूटेड टू बी पार्ट ऑफ द रिसर्च, और हर एक के पास इक्वल चांस होता है। और इसको हमने जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसको फर्दर डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइप्स में, जिनमें से एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, दूसरी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरी क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। और ये हम जो सिस्टमेटिक जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ये है कि हम किसी भी जब कोई हम क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च या सोशल रिसर्च करते हैं तो किसी एक जगह पे जाते हैं, जो भी आपके सामने रिस्पोंडेंट आता है आप उससे डाटा ले लेते हैं, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि हर एक के पास इक्वल चांस है कि वो इसका हिस्सा बन सकें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि हम एक जगह पे खड़े हैं, हर आने वाले 5th रिस्पोंडेंट को हमने लेना है, बाकी जो 4 होंगे उनको हमने स्टडी नहीं करना, तो ये भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जिसमें हम स्ट्रेटिफाई कर देते हैं अपने रिस्पोंडेंट को कैटेगरीज़ में। मिसाल के तौर पे हम मेल को अलग से स्टडी करते हैं, फीमेल को अलग से स्टडी करते हैं। अब दोनों को या फिर इन दोनों का सैंपल ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, लेट्स से हमने 50% मेल को स्टडी करना है, 50% फीमेल को स्टडी करना है, यानी 2 स्ट्राटास में बना देना है। बाज़ औक़ात क्लास की हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं कि दो क्लासेस के दरमियान में हम कहते हैं कि हमने अपर क्लास के इतने रिस्पोंडेंट लेने हैं, लोअर क्लास के इतने, या 2 से ज़्यादा भी। बाज़ औक़ात हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से आगे फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, जब हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हों, लेयर्स हों, तो हम चाहते हैं कि हर पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें हिस्सा लें, तो हम सिटीज़ को या रीजन्स को डिफरेंट एरियाज़ में या पॉपुलेशन को डिफरेंट एरियाज़ में या कैटेगरीज़ में फर्दर उसके क्लस्टर बना देते हैं। मिसलन ये अपर क्लास का क्लस्टर है, ये लोअर क्लास का क्लस्टर है, ये मिडिल क्लास का क्लस्टर है। चूँकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, जिसके अंदर हमें एक तरफ बड़े बड़े अर्बन स्लम्स नज़र आते हैं, रिस्की अर्बन नेबरहुड्स हैं जहाँ पे वायलेंस और इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं, और दूसरी तरफ हाई पोश एरियाज़ हैं जहाँ रिलेटिवली क्राइम की नेचर चेंज हो जाती है। डज़ नॉट मीन कि वहाँ क्राइम नहीं होता, वहाँ पे भी उसी तरह से क्राइम होता है, लेकिन नेचर चेंज हो जाती है। तो क्लस्टर में फिर हम हर क्लस्टर के लिए हम चाहते हैं कि उस हर क्लस्टर में से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आए। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये है कि आपके पास रिस्पोंडेंट की एक लॉन्ग लिस्ट होती है, जिसमें से आप चाहते हैं कि हर 5th रिस्पोंडेंट ले लें, या हर 2nd रिस्पोंडेंट ले लें, या हर 10th रिस्पोंडेंट ले लें, या कोई एक भी हम इंटरवल डाल लेते हैं, 100 भी हो सकता है अगर बहुत बड़ा सैंपल साइज़ हो, तो उसमें हम एक सिस्टम के थ्रू अपने रिस्पोंडेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसमें किसी को पता नहीं होता कि किसका नंबर कहाँ पे आ जाए, तो इक्वल चांसेस हैं सबके पास। कोटा सैम्पलिंग में अगर हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हम चाहते हैं कि हर पॉपुलेशन में से इक्वल लोगों को चांस दिया जाए कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और उनको स्टडी में हिस्सा लेने का इक्वल चांस हो, तो फिर कोटा सैम्पलिंग, जैसे हमारी पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कोटा बेस्ड एडमिशन्स होते हैं। मेरा चूँकि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से तल्लुक़ है, तो हम क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, इवन फाटा जो एक्स फाटा है अब तो केपी का हिस्सा बन गया, तो हम हमारी पॉपुलेशन, और कश्मीर, तो हर पॉपुलेशन में से अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज़ हमारे पास एडमिशन होते हैं। इसी तरह जब हम कोई स्टडी करते हैं क्रिमिनोलॉजी की जो नेशनल फिनोमेना है, तो उसको स्टडी करने के लिए भी हमें हर कोटा को सामने रखते हुए सैंपल साइज़ लेना पड़े, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी क्या स्टडी वो नेशनल लेवल की है, क्या हम चाहते हैं कि हर वेरिएशन जो हमारी सोसाइटी की हर लेयर उसमें आ जाए और वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज़ हो, तो फिर ये हमें कोटा सैम्पलिंग लेना होगी। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में कोई भी हमने जो सैंपल लेना है वो हमारी स्टडी की नेचर के मुताबिक होगा। अगर हमारी स्टडी नेशनल लेवल की है तो उसमें हमें नेशनल वेरिएशन को सामने रखना होगा। अगर हमारी
स्टडी एक सिटी के लेवल पे है, तो हमें फिर जो सिटी के अंदर वेरिएशंस हैं, सिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोसाइटी हैं, उसको लेना होगा। इवन अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे ले रहे हैं, तो सैम्पलिंग फ्रेम डिज़ाइन करते हुए हमें ये जस्टिफिकेशन देना होगी, लॉजिक देना होगी कि ये सैम्पलिंग फ्रेम हम क्यों ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सिंपल रैंडम ले रहे हैं तो हमारी हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्यों है, किस तरह से है, उसकी हमें जस्टिफिकेशन देना होगी। और इसी तरह से अगर हम कोई कोटा सैम्पलिंग ले रहे हैं तो हमें उसकी भी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देना होगी। और फिर ये सारी जस्टिफिकेशन को जो जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं या कहीं पे भी आपकी पॉलिसी ब्रीफ लिखते हैं, तो उसके अंदर मेंशन करना होता है, ताकि हर एक को पता चल जाए, आपके रिस्पोंडेंट को पता चल जाए, सॉरी आपके जो रीडर्स हैं उनको पता चल जाए कि आपने ओवरलुक नहीं किया, आपने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया है, ना कि पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। और चूंकि वो आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो आपने उस स्टडी की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए हर एक जो पॉपुलेशन है, जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है पॉपुलेशन, उसको आपने कंसीडर किया और उसको इक्वल चांस दिया है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बेस ही इस बात पे है कि आप हर एक को इक्वल चांस दें। आल्दो कि हमारे जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फ्रेम हम कोई भी नॉन प्रोबेबिलिटी हो या नॉन प्रोबेबिलिटी हो, उसके हर एक के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपकी स्टडी को हेल्प करते हैं, तो कहीं कहीं उसके चैलेंज भी हैं जो हमें ज़हन में रखना होते हैं। हम चैलेंज को मिनिमाइज़ करते हैं और जो लॉजिक है, रीजनिंग है कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डिज़ाइन है, उसको सामने रखते हुए हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए मोस्ट सूटेबल टेक्निक यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डाटा आ सके और फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन दे सकें।